हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले दैट इज रिलेटेड टू हैच अकाउंटिंग जो कि एमटीपी सीरीज 2 में आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा हैच अकाउंटिंग का। एंड इसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन लिखा है। फिर मैंने सॉल्यूशन को दो अलग वे में किया। कैसे किया? पहले मैंने सॉल्यूशन को ऐसे किया कि एज्यूम करेंगे कि कोई हैचिंग है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई हैचिंग होता नहीं तो ऐसा सिचुएशन में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता, ये हमें मदद करेगा जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन केस ऑफ हैचिंग। तो यहां पर मैंने पूरा बेस्ट कोशिश किया है कि मैं आपको इसे क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना दूं आपके लिए। एंड मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, हाफ एन आवर आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझिए। 100% ये क्वेश्चन आपको ईजी लगने वाला है, ये मैं एश्योरेंस दे सकता हूं आपको मैं। तो चलिए, अभी क्वेश्चन को हम रीड ही नहीं करेंगे। पहले पहले क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एंटिटी हूं, मैं इंडिया में रहता हूं और आप मेरे कस्टमर हो, आप रहते हो अमेरिका में। आपके वहां क्या चलता है? डॉलर चलता है, मेरे यहाँ रुपी चलता है। मैं इंडिया में हूं, आप अमेरिका के अंदर हो। अब मैंने और आपने मिलकर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको कॉपर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में आपको 100 kg ऑफ कॉपर बेचूंगा और बदले में आप मुझे पैसा दोगे। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बदले में आप मुझे जो पैसा दोगे ना, वो मुझे आप क्या दोगे? डॉलर में दोगे। यानी डेट मीन्स व्हाट, आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको फ्यूचर में आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में आपको कॉपर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो 6 मंथ्स के बाद मैं आपको कॉपर देने वाला हूं 100 kg। और ये रेट भी फिक्स हो चुका है कि 6 मंथ्स के बाद आप मुझे क्या रेट दोगे। जब मैं आपको कॉपर दूंगा तो आप मुझे $100 दोगे। अब क्या मेरे यहां पर कोई रिस्क है? आप मुझे बताइए। मेरा रिस्क होगा आज तो क्या है, आज तो मैंने जो आपको प्राइस आपसे $100 ले रहा हूं, मान लीजिए आज के बेसिस में मैंने ले लिया आपसे। तो आज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आज के डेट में रुपी पर डॉलर चल रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 76। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे 7600 चाहिए होगा, तो मैंने आपको कह दिया क्या मुझे $100 दे दीजिएगा। $100 को जब मैं रुपये में कन्वर्ट कराऊंगा तो $100 इंटू 76 रुपये आज के हिसाब से 7600 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि कॉपर मैं आपको 6 मंथ्स के बाद दूंगा और प्रॉब्लम ये कि पैसे भी आप मुझे 6 मंथ्स के बाद दोगे, वो भी अदर देन इंडियन करेंसी। आप मुझे रुपये में नहीं दोगे, आप मुझे डॉलर पे दोगे। तो यहां पर आप मुझे जो $100 दोगे, जरूरी है 6 मंथ्स के बाद, जरूरी है कि 6 मंथ्स के बाद रुपी पर डॉलर 76 ही रहे। मुझे टेंशन किस बात का होगा? अगर मान लीजिए रुपी पर डॉलर बढ़ता है, 80-90 होता है, तब तो मेरे लिए खुशी की बात है। 90 हो गया तो मैं मुझे आपसे जो $100 मिलेगा उसे मैं 90 रुपीज में कन्वर्ट कराऊंगा, 9000 रुपीज मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। पर सोचिए ना, अगर रुपी पर डॉलर 50 हो गया, अगर रुपी पर डॉलर 50 हो गए, तो ऐसा सिचुएशन में जो आप मुझे $100 दोगे उसको जब मैं बेचने को जाऊंगा 6 मंथ्स के बाद, जब मुझे आपसे $100 मिलेगा, मुझे जस्ट 5000 रुपीज रिसीव होगा। तो मेरे लिए तो टेंशन वाली बात है। तो यहां पर मेरा रिस्क एक्सपोजर तो है ना। फॉरेन करेंसी जो मेरा, उसका करेंसी में जो वैल्यू में चेंज आएगा, उसका फॉरेन करेंसी मेरा एक्सपोजर है यहां पर। ये तो मुझे समझ में आया, फॉरेन करेंसी का रिस्क एक्सपोजर है। अब ये एक्सपोजर को मुझे एलिमिनेट करना है, मुझे इस एक्सपोजर को हटाना है। मैं क्या करूंगा? मैं हेजिंग करूंगा। हमने एसएफएम में देखा है हम क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। हेजिंग कैसे कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्म में आप हेजिंग कर सकते हैं। आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, जहां पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लीजिए, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लीजिए, आप किसी के साथ कुछ स्वैपिंग कर लिया आपने। बहुत सारा अलग अलग फॉर्म है हेजिंग का। तो यहां पर हम हेजिंग करेंगे। तो वैसे यहां पर इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, बिंग एंटिटी, मुझे डर लग रहा है कि कल को फ्यूचर में 6 महीने के बाद जब आप मुझे $100 दोगे और बाद में उसका अगर डॉलर का वैल्यू गिर गया, सिर्फ 50 रुपीज अगर मुझे पर डॉलर मिला, तो मेरा टेंशन हो जाएगा। तो मैंने इस टेंशन को मिटिगेट करने के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं आज ही क्या करूंगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, या फिर जो भी। पर क्वेश्चन ने कहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा। तो अगर मैं आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा तो मतलब क्या, मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। तो मैंने एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब मुझे बताइए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? मैं ऑब्वियसली बात है डॉलर को ही, तो डॉलर का फ्यूचर या तो मैं बाई करूंगा डॉलर का फ्यूचर, या फिर मैं सेल करूंगा, क्योंकि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं। एसएफएम के हिसाब से समझा हुआ आपने, मेरा रिविजनरी वीडियो भी डाला हुआ है डेरिवेटिव्स का, आपने समझा हुआ होगा। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा डॉलर का फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर है। मुझे डर क्या चीज का है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ जाए उसका डर है, कि डॉलर का वैल्यू गिर जाए उसका डर है। अब मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। आप सोचिए, अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, रुपी पर डॉलर 90-100 हो जाएगा, तो मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मुझे आपसे डॉलर मिलेगा। जब डॉलर मिलेगा तो मैं उसे बेचने को जाऊंगा और मुझे 100 रुपी पर डॉलर मिल गया, तब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तो मुझे डर डॉलर बढ़ने का नहीं, मुझे डर किस बात का? डॉलर गिरने का डर है।
कहीं रुपी पर डॉलर 50 हो गया तो मुझे सिर्फ 5000 मिलेगा, कहीं रुपी पर डॉलर 40 हो गया तो मुझे सिर्फ 4000 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा फियर जो है, मेरा डर जो है वो डॉलर गिरने का है। और हमने डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ा हुआ है, अगर किसी चीज का गिरने का डर होता है तो क्या करो, आज ही उसे बेच दो। अगर गिरने का डर है, मान लीजिए मेरे पास आज एक आईपैड पड़ा हुआ है, मुझे डर है कि इस आईपैड का वैल्यू गिरना चाहिए, तो अभी तक तो गिरा नहीं ना, गिरने का डर है, गिरा नहीं अभी तक, गिरने का डर है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा, आज आईपैड को बेच दूंगा। तो मान लीजिए आज मेरा आईपैड 1 लाख रुपीज में बिक जाएगा और मुझे डर है कि बाद में इसका वैल्यू गिर जाएगा, 70,000 में बिकेगा सर, तो मुझे आज क्या करना चाहिए, आज आईपैड को बेच देना चाहिए 1 लाख रुपीज में, और फिर बाद में जब गिर जाएगा तब खरीद लूंगा, 70,000 में, मेरा फायदा हो गया। यानी जब हमें बढ़ने का डर होता है ना, हम भागते हैं मार्केट में खरीदने को, जब हमें गिरने का डर होता है तो हम जल्दी जल्दी से बेचना चाहते हैं कि कहीं गिर गया तो बाद में लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर मेरा डॉलर जो है गिरने का डर है, तो डॉलर अगर मेरा गिरने का डर होगा तो मैं डॉलर का फ्यूचर सेल करूंगा। क्या करूंगा, डॉलर का फ्यूचर सेल करूंगा। तो मान लीजिए आज रुपी पर डॉलर 76 है, क्या है, आज रुपी पर डॉलर 76 है और डॉलर गिरने का डर है, तो मैंने 76 में डॉलर सेल कर दिया। कितना में सेल किया, 76 में डॉलर सेल कर दिया। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा नेट सेटलमेंट होता है, ये आपको समझना, आराम से जो जो मैं कह रहा हूं समझते जाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हमेशा नेट सेटलमेंट होता है। तो मैंने क्या किया, डॉलर को सेल कर दिया 76 रुपीज में आज के डेट पे, 6 मंथ्स फ्यूचर सेल कर दिया। अब मान लीजिए 6 मंथ्स के बाद रियल में जो मैंने सोचा वही हुआ, 6 मंथ्स के बाद रुपी पर डॉलर हो गया 50, रुपी पर डॉलर हो गया कितना, 50। अब मेरा दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो मुझे मिलेगा कस्टमर से $100, $100 मुझे कस्टमर से मिलेगा, $100 जो मुझे कस्टमर से मिलेगा उससे मैं स्पॉट बेच पाऊंगा कितने में, 50 रुपीज करके। फ्यूचर को एक बार हटा दीजिए, फ्यूचर को साइड में रखिए, जो $100 मुझे मिलेगा, आज रुपी पर डॉलर 50 चल रहा है, तो 100 इंटू 50 5,000 ही मेरे पास आया कॉपर का, ये मुझे समझ में आया। चलिए ठीक है। अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, क्या मैंने फ्यूचर में कुछ सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, यस मैंने 76 रुपीज में फ्यूचर का सेल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त डर लग रहा था, आज से 6 महीने पहले, है ना, मुझे डर लग रहा था, तो मैंने फ्यूचर सेल किया था 76 में। अब आज मैं क्या करूंगा, आज मैच्योरिटी में 6 मंथ्स का फ्यूचर अगर मैंने सेल किया तो आज मैच्योरिटी में मुझे नेट सेटलमेंट करने के लिए सौदा काटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेल किया, क्योंकि वहां नेट पे सेटल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि डिलीवरी होगा, नेट पे सेटल होगा। तो मैंने अगर सेल किया हुआ है तो सौदा काटूंगा, तब मैं सौदा काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, और बाई का तो कोई कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, तो आज के करंट रेट में मैं डॉलर बाई करके सौदा काटूंगा। और आज का रेट क्या हो गया, रुपी पर डॉलर 50, तो 76 में डॉलर सेल हुआ था। आज मैं क्या करूंगा, 50 रुपीज आज का करंट रेट है, तो आज के करंट रेट में मुझे बाई करके सौदा काटना पड़ेगा ना, तो 76 में सेल और 50 में सौदा कटेगा बाई होके, तो बाई 50 76 सेल, तो मतलब फायदा हुआ ना, प्रॉफिट कितने रुपीज का, 26 रुपीज का फायदा हुआ। और अगर मैंने $100 पे सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 26 इंटू 100 कितना, 2600 मेरा कहां से आएगा, फ्यूचर सेटलमेंट से आएगा, कितना, 2600 मेरा फ्यूचर सेटलमेंट से आएगा। तो सोचिए ना, स्टार्टिंग में 76 रुपीज था रुपी पर डॉलर, और उस वक्त मैंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कॉपर बेचने का, तो मुझे डर था कि कहीं बाद में मुझे कम प्राइस ना मिले, तो इसलिए मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब मैं देखूंगा कि मेरा क्या पोजीशन रहेगा 6 महीने के बाद। देखिए एक साइड से तो कॉपर को बेचूंगा मैं, तो $100 जो आएगा उसे स्पॉट कन्वर्ट कराऊंगा, 5000 मिलेगा, और दूसरी साइड फ्यूचर में मेरा आ जाएगा कितना, 2600, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 7600 हो गया आ रहा है मेरा। आप दूसरा वे भी करते, मान लीजिए अगर यहां पर आप फ्यूचर सेल करते, मान लीजिए रुपी पर डॉलर बढ़ जाता तो भी आपके घर 76 ही आता, कैसे, मान लीजिए रुपी पर डॉलर हो जाता 90, तो ऐसा सिचुएशन में मैं कॉपर को क्या करता, कॉपर को जो मेरे कॉपर का $100 आता, $100 आता मेरे पास, उसे मैं 90 में बेचता, 90 में कन्वर्ट कराता, तो मेरे पास 9000 रुपीज आता कॉपर से। और इधर मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 76 पे सेल, अब 90 हो गया तो 90 पे बाई होगा, तो 14 रुपीज का नुकसान हो गया, बाई बड़ा, 14 का नुकसान, 14 इंटू 100 14 का नुकसान हो गया। तो उधर कॉपर में 9000 आया है ना कन्वर्ट करने पर, तो इधर 14 फ्यूचर में नुकसान हो गया, यानी अल्टीमेटली क्या है, 7600 ही है। और हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है अच्छी तरीके से कि अगर आप हेजिंग करते हो तो आपका आगे कोई एक्सपोजर नहीं रहता, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो वैसे ही यहां पर इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हेजिंग करेंगे। तो हेजिंग का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, हेजिंग हम क्यों करते, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेजिंग करते। अब यहां पर हेजिंग का अकाउंटिंग होगा, तो जो हेजिंग का अकाउंटिंग कराने से पहले मैं सेपरेटली डेरिवेटिव का अकाउंटिंग कराऊंगा, सेपरेटली फिजिकल जो हमारा कॉपर बेचने का उसका अकाउंटिंग कराऊंगा। कॉपर वगैरह बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से तो रेवेन्यू इंडेक्स 115 लगेगा, तो मैं अलग अलग से अकाउंटिंग कराऊंगा और फिर बाद में मैं हेज का इफेक्ट वहां पर दिखा दूंगा। और हालांकि यहाँ पर कैश फ्लो हेज की बात की जा रही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया जो मैं आपको कहना चाहता हूं। तो अभी तक तो मैंने 10 मिनट्स ले लिया,
10 मिनट्स मैंने आपका बेकार किया बस आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ कुछ डालने के लिए। अब मैं जब आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, आई गारंटी अब आपको सारा लाइन समझ में आएगा, सारा चीज फील कर पाओगे अब जब आपने मेरा एग्जाम्पल अगर समझा है तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। बिसाइड्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ कॉपर। वो कॉपर के ट्रेडिंग में भी एंगेज है, वो कॉपर पे ट्रेड करता है। ऑन 1 अप्रैल 2001, देखिए अब सुना सुना लगे सारा चीज, इट हैड 100 kg ऑफ कॉपर कॉस्टिंग ₹70 पर kg। देखिए कॉस्टिंग क्या है मैटर नहीं करता हमारे लिए, हम रेवेन्यू की बात करेंगे, हैजिंग की बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए कॉस्टिंग क्या मैटर नहीं करता, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा जो भी। 100 kg ऑफ कॉपर है। The company has a scheduled delivery of this 100 kg of copper to its customer on 30th September। तो देखिए ना 1 अप्रैल को आपने क्या किया, ऑन 1 अप्रैल को आपका शेड्यूल डिलीवरी हुआ। 1 अप्रैल को आपके पास 100 kg ऑफ कॉपर था जिसका आपने शेड्यूल डिलीवरी किया कि कब, आप 30 सितंबर को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना होता है, 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स के बाद 100 kg ऑफ कॉपर बेचोगे और आपको बदले में मिलेगा $100। $100 आपको बदले में कस्टमर से मिलेगा, है ना, 100 kg ऑफ कॉपर बेचने का। तो ये 100 kg ऑफ कॉपर कब बेचेंगे, 30 सितंबर में, 6 मंथ्स के बाद आज से, और आज से 6 मंथ्स के बाद हमें $100 मिलेगा। तो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिक्लाइन इन करेंसी एक्सचेंज, मैंने कहा था ना डॉलर गिरने का हमें डर होगा, है ना, डॉलर कहीं गिर ना जाए, गिरेगा तो हमें कम पैसा मिलेगा। तो इस गिरने का जो डर है इसके लिए हेज कर रहा है, अपना पोजीशन को हेज कर रहा है बाय एंटरिंग इनटू करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इक्विवेलेंट करेंसी यूनिट एट ₹76 पर डॉलर। यानी ये स्ट्राइक रेट हो गया, ये आपका स्ट्राइक रेट हो गया 76, है ना, रुपी पर डॉलर। इस पे आप क्या करोगे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करोगे, तो मतलब आप कह सकते हो फ्यूचर आप सेल करोगे। जैसे मैंने आपको समझाया था गिरने का डर होगा डॉलर, तो डॉलर का मैं फ्यूचर सेल करूंगा। अगर डॉलर बढ़ने का डर होता है तो डॉलर का फ्यूचर हम बाई करते हैं। एसएफएम में अच्छे से डेरिवेटिव्स में समझा हुआ है ना। तो यहां पर क्या होगा, डॉलर का फ्यूचर सेल होगा हमारा। एंड जरूर से डेरिवेटिव्स का वीडियो देख लेना, आपका क्लैरिटी बहुत अच्छा आ जाएगा। फ्यूचर्स अच्छे से पूरा कवर किया हुआ है, रिविजनरी वीडियो एसएफएम का। चलिए आगे देखते हैं। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर ऑन 30 सितंबर 2001। ऑब्वियसली बात है, हमें सेम डेट का मैच्योरिटी लेना है, क्यों, क्योंकि 30 सितंबर को आपका कॉपर जो है उसका डिलीवरी होना है, तो उसी दिन का तो सेम डे का मैच्योरिटी लेंगे, यानी 6 मंथ फ्यूचर लेना है हमें, यानी 6 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें सेल करना है। कितने में, 76 रुपये में हम सेल करेंगे, है ना, $100 का, $100 जो मिलना है। आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट परफॉर्म्ड एन असेसमेंट ऑफ हेज इफेक्टिवनेस एंड कंक्लूडेड दैट द हेजिंग रिलेशनशिप क्वालिफाइज फॉर कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया, क्योंकि हम पूरा डीप नहीं जाने, यहाँ पर जो कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग होता है, फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग होता है, हम उस पर डीप नहीं जा रहे, मैं पार्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग आपको करना है। द एंटिटी डिटरमाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जरूरत होता है हेज अकाउंटिंग में। चलिए इन सब के बारे में अभी हम बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये समझ रहे कि हेज अकाउंटिंग यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर हेज अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हो। आगे अब हम बढ़ते हैं। ऑन 30 सितंबर 2001, अब देखिए वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार था, 30 सितंबर का इंतजार था ना, 6 महीने के बाद वो दिन आ गया। द एंटिटी क्लोजेस आउट इट्स करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप क्लोज करोगे, 76 में आपने सेल किया था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को, सौदा को काटने के लिए आप क्या करोगे, $100 फ्यूचर बाई करोगे उस दिन के रेट पे, उस दिन जो करंट रेट चल रहा होगा। ऑन द सेम डे इट ऑल्सो सेल्स इट्स इन्वेंट्री ऑफ कॉपर एट $100, जबकि स्पॉट रेट आपका 72 पर $। था। तो देखिए ना, $100 में आपने बेचा, $100 आपको मिलेगा जब आपने कॉपर बेचा, तो ये $100 आपको मिल गया। अब ये $100 मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करा लूंगा जाके। अब जब मैं कन्वर्ट कराने को जाऊंगा, उस दिन का रेट क्या है, उस दिन का देखिए फ्यूचर तो अलग से सेपरेटली वो सेटल होगा, है ना, अलग से सेटल होगा वो। हमें $100 मिलेगा, तो हम इंडिया पे रहते हैं, हम $100 का क्या चार्ट डालें, हम $100 को क्या करेंगे, लेके जाएंगे एक्सचेंज वाले के पास, और एक्सचेंज वाले से पूछेंगे ये ले $100, मुझे बदले में रुपया दे दे, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहता हूं, मैं तो रुपया चलाऊंगा, मैं पुचका खाऊंगा जगह रुपया का। तो यहाँ पर मुझे रुपया चाहिए, तो मुझे रुपया कितना मिलेगा, वो पर डॉलर मुझे 72 रुपीज देना चाहता है, तो $100 का वो मुझे कितना देगा, 7200 देगा वो मुझे। पर सोचिए ना, अगर बिगिनिंग में क्या जिस चीज का डर था वो हुआ इसके साथ, बिगिनिंग में रुपये पर डॉलर था 76 और $100 इसे मिलता, तो बिगिनिंग में तो इसका था कि 7600 इसका आ जाना चाहिए था बिगिनिंग के हिसाब से। $100 76 उस टाइम में रेट चल रहा था, पर इसे डर किस चीज का था, इसे डर तो गिरने का था, और वही तो हुआ, गिर गया। तो जहां पर 7600 इसको मिलना था, इसे मिला कितना, 7200। तो जो डर था वो तो हुआ। अब देखते हैं कि इस डर से, जो इस डर की वजह से इसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो वो उसे फायदा देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली बातें देगा, हम देखेंगे कैसे देगा। आगे देखते हैं।
You are required to prepare detailed working and pass necessary journal entries for the sale of copper and corresponding hedge instrument taken by the company. Journal entries आपको पास जो करना है on the initial date 1 अप्रैल 2001 को आपको जर्नल एंट्री पास करना है. फर्स्ट क्वार्टर एंड रिपोर्टिंग, आपको पता है हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड हम क्या करते हैं, वापस से उसे रीमेजर करते हैं, है ना. तो वैसे यहां पर बता दिया 30 जून आपका रिपोर्टिंग डेट एंड है, क्योंकि जानबूझ के बता रहे हैं, ऐसे तो ईयर एंड होता है पर कितनी बार आपका क्वार्टर रिपोर्टिंग होता है, तो जैसे बता दिया फर्स्ट क्वार्टर का एंड रिपोर्टिंग डेट है 30 जून. तो डेट मींस व्हाट, 30 जून को भी आपको रीमेजर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या फायदा है, यानी आप समझोगे 30 जून को भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है. इसके बाद एंड डेट ऑफ सेल ऑफ कॉपर एंड सेटलमेंट डेट इज 30 सितंबर, यानी 1 अप्रैल का अकाउंटिंग बताओगे क्योंकि वो इनिशियल डेट है. 30 जून आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड है तो उस दिन का अकाउंटिंग बताओगे, और लास्ट में 30 सितंबर जब आपका सेटलमेंट होगा उस दिन का अकाउंटिंग आप बताओगे. 1 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 3 डेट का हमें अकाउंटिंग बनाना है, आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अब देखिए ये जो फ्यूचर का प्राइस का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, जैसे 1 अप्रैल को 76 था, इसी में तो हमने क्या किया था, $100 फ्यूचर हमने सेल किया था, याद है 76 में किया था, ये रहा 76 में तो हमने फ्यूचर सेल किया था, क्योंकि मैं डर था ना, डॉलर फ्यूचर सेल किया था 6 मंथ्स का 76 रुपीज में, क्योंकि डॉलर गिरने का डर था, तो हमने इस पे सेल किया था. अब बाद में 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, सौदे को काटने के लिए बाई करेंगे, तो बेसिकली 72 ही होना चाहिए था, क्योंकि आपका रुपी पर डॉलर 72 चल रहा है, पर यहां पर फ्यूचर में हल्का सा ऊपर नीचे रहता है, वैल्यू रहता है 72 के पास ही, पर हल्का सा ऊपर नीचे रहता है. इन्होंने मैं 71 बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर ये कुछ भी नहीं कहते तो मान लेते 72 यहाँ का फ्यूचर प्राइस है. क्यों, क्योंकि हमें बता दिया कि 6 महीने के बाद यानी 30 सितंबर को रुपी पर डॉलर जो है वो 72 है, तो मान लेते हैं फ्यूचर का भी रेट 72 होगा, पर यहां पर क्वेश्चन हमें 71 दिया है तो हम 71 कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट. तो यहां पर आप बताइए मैंने $100 फ्यूचर सेल किया 76 में, अब बाद में मैं सौदे को काटूंगा कितने में, फ्यूचर बाई करके सौदे को काटूंगा कितने में, 71 में. तो 76 में मैंने सेल किया, 71 में बाई करके सौदे को काटूंगा. पर वही सोचिए ना, एक बार के लिए अगर ये 72 होता, क्योंकि रियल में 72 है, तो अगर मैं 72 में सौदे को काटता तो मेरा ₹4 पर डॉलर का फायदा होता, यानी $100 का ₹400 का फायदा होता. तो ₹400 मुझे मिलता, क्योंकि सेल 76 बाई 72, तो ₹400 मेरा फायदा होता, 4 इंटू $100, ₹400 मेरा फायदा होता. अब आप देखिए मुझे शुरुआत में लगा था 7600 मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपको बताया, पर रियल में मुझे 7200 ही मिला, जो कि मैंने आपको बताया कॉपर बेचने पर जो पैसा मिला, और बाकी 400 मुझे यहां से मिल जाएगा फ्यूचर से. तो 7200 रियल में $100 को बेचने पर आया, दूसरा फ्यूचर से 400 आ गया, तो क्या नेट पे 7600 आया, यस वही तो आना था, और वो आ गया आपके यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. पर हाँ हल्का सा वेरी करते हैं यहाँ पर फ्यूचर ऊपर नीचे, वो हल्का फुल्का मैटर नहीं करता है, तो इसलिए 71 में फ्यूचर बाई होगा तो अल्टीमेटली आपका ₹5 पर डॉलर का फायदा होगा, क्योंकि ये तो रियल में फ्यूचर का ही नहीं, फ्यूचर का प्राइस तो 71 है. हमने एसएफएम में भी देखा था हल्का सा फ्यूचर में वेरी करता है, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल जो मैंने आपको समझाया था, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ₹5 का फायदा हो रहा है, तो 5 इंटू 100 ₹500 का फायदा हो रहा है. तो देखा जाए तो ये ₹500 का फायदा हमारा, ऐसे तो बोलोगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का फायदा हो रहा है, पर यहां पर इस बंदे ने डेरिवेटिव्स पे एंटर करने के लिए ये काम नहीं किया, इसने अपने आप को बचाने के लिए, हेज करने के लिए ये काम किया, इसलिए इसका अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग होगा. थोड़ा सा वेट कीजिए, समझ में आएगा अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, पर क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसके बारे में ज्ञान भी मैंने आपको दे दिया. हालांकि आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बस वही लिखा हुआ ऊपर वाला सारा बात लिखा हुआ है. अब मैं आपके साथ बात करूंगा अकाउंटिंग. तो पहले मैं बात करूंगा कि कोई हैजिंग नहीं, भूल जाइए हैजिंग का मतलब, कोई हैजिंग ही नहीं. नॉर्मल सा कॉपर का जो आपका सेल है, इंडेक्स 115 लगाएंगे यहां पर, इंडेक्स 115 से कॉपर का सेल का ट्रीटमेंट करेंगे, और आपने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे अगर हम इंडिविजुअली पकड़े, इंडिविजुअली अगर मैं फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट करूं, तो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक क्लास में पढ़ा था, है ना. हम जब डेरिवेटिव्स में एंटर करते हैं, है ना, तो पोटेंशियली फेवरेबल या पोटेंशियली अनफेवरेबल होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स या डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाते हैं. चलिए वो भी समझ लेंगे. तो ये डेरिवेटिव टोटली सेपरेट थिंग है, मतलब यहां पर क्या मैं अभी हैजिंग की बात कर रहा हूं, नहीं, ये अगर मैं आपको समझा दूंगा ना, आई गारंटेड अब आपको हैजिंग फिर आगे आसान लगेगा. अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा तो आपको हैजिंग टफ लगेगा, इसलिए एक बार दिमाग से हैजिंग को निकालिए, अलग अलग से सोचेंगे हम अभी. तो हम बात करेंगे अलग से कॉपर का, हम बात करेंगे अलग से डेरिवेटिव्स का. तो अगर आप मेरी बात समझो, कॉपर के केस में मैं 1 अप्रैल को मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको 100 केजी कॉपर बेचूंगा फॉर $100, पर कब बेचूंगा, 6 महीने के बाद 30 सितंबर को बेचूंगा, उससे पहले तो बेचूंगा नहीं. तो हमने इंडेक्स 115 रेवेन्यू में पढ़ा है कि जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है तभी तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है. कंट्रोल ट्रांसफर कब होगा, डेट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई होगा तभी तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा.
तो कंट्रोल ट्रांसफर आपका यहाँ पर कब होगा, हम मानेंगे एट ए पॉइंट इन टाइम आपका 30 सितंबर को कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो इंड एस 115 अगर हम लगाएंगे तो हम कहेंगे 1 अप्रैल को तो सिर्फ बातचीत हुआ है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ है। हमारा बातचीत हुआ कि 30 सितंबर को देंगे, तो 30 सितंबर को कंट्रोल ट्रांसफर होगा, तो 115 के हिसाब से रेवेन्यू भी 30 सितंबर को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2001 को कोई एंट्री नहीं होगा, 30 जून 2001 को भी कोई एंट्री नहीं होगा, 30 सितंबर 2001 को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा, यानी कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो इस दिन हम कॉपर से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे, मैं अभी डेरिवेटिव की बात ही नहीं कर रहा। तो यहां पर अब मेरी बात समझिए, अब मैं 30 सितंबर को जो मैंने कॉपर बेचा है $100 पे रियल में कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया 30 सितंबर को, क्या उसके रिगार्डिंग में रेवेन्यू दिखा दूं? यस। अगर मुझे आपसे पैसे मिल गए, अगर मुझे आपसे पैसे मिल गए तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, अगर मुझे पैसे मिले नहीं, मिलने वाले, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाऊंगा। तो यानी बैंक अकाउंट या तो डेबिट करो, पैसे आ गए तो, नहीं आए तो ट्रेड रिसीवेबल्स को आप डेबिट करोगे, ये तो हमें पता ही है। और बाद में अगर मान लो नहीं आए तो ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होगा, बाद में जब आ जाएंगे तो बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएगा, बात खत्म, टीआर अपने आप कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला तो समझ में, और नीचे क्या करेंगे हम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रेवेन्यू हम दिखा देंगे, $100 हमें मिलेगा, $100 ही हमारा बात हुआ है। और इसका आज का जो रेट है ना, आज का रेट 72 रुपीज है आपका 30 सितंबर को, तो 7200 में हमने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। समझ में आया? यस, हमें समझ में आया। यहाँ पर अब मान लीजिए बाद में पैसा आएगा तो ठीक है, बाद में जब पैसा आएगा तो तब आएगा, तब हम उससे हमें जो पैसा मिलेगा अल्टीमेटली वो पीएल में चला जाएगा। मान लीजिए बाद में हमारा पैसा भी आया नहीं, पैसा हमारे 2 महीने के बाद आएगा, तो 2 महीने का जब $100 आए तो रियल में $100 उस टाइम में हमने 71 में बेच पाए या 70 में बेच पाए, तो जो भी आपका प्रॉफिट या नुकसान होगा वो आपका पीएल में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हम उसके बारे में बात ही नहीं करें, भी 30 सितंबर की बात करें। तो यानी 30 सितंबर को मैं क्या करूंगा, कॉपर जो मैंने बेचा है, तो बेचा है तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आया तो मैं दिखाऊंगा रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, और टू सेल्स, है ना, बैंक टू सेल्स ही तो करते हैं जनरली एंट्री, ये डेटर्स टू सेल्स करते हैं। तो वैसे यहाँ पर बैंक टू रेवेन्यू, बैंक टू सेल, और रेवेन्यू हम दिखा देंगे 7200 का। तो यहाँ पर एक ही एंट्री हुआ इंडेक्स 115 के हिसाब से कॉपर का। अब आगे हम आ जाएंगे कहां पर, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बार कॉपर को भूल जाओ, कॉपर को दिमाग से निकाल दो, सेपरेट इंडिविजुअल बात करो। मैं इंडिविजुअली अगर आप देखोगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपने क्या किया, क्या आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था? यस, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, भले आपने हेजिंग करने के लिए क्या, पर एक बार उसे हम दिमाग से निकाल रहे, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, आपने क्या किया, डॉलर का फ्यूचर सेल किया। अब इनिशियली जब आपने डॉलर का फ्यूचर सेल किया तब रेट चल रहा था 72, और हमने 72 में ही कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर, और हम मान रहे हैं यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह हमारा गया नहीं, तो हमारा इनिशियली कोई एंट्री नहीं होगा। और इनिशियली आपका जिस वैल्यू में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने 72 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस दिन वैल्यू भी 72 ही है रियल में, तो नहीं मेरा पोटेंशियली फायदा है, नहीं मेरे पोटेंशियली घाटा है। मतलब समझिए ना, अगर मैं 72 रुपीज में डॉलर बेचने का वादा करता हूं आपको, मैंने आपके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर मैंने आपको वादा किया कि 6 मंथ्स के बाद मैं आपको 72 रुपीज में डॉलर सेल करूंगा। अब उस दिन अगर 71 रुपीज मार्केट प्राइस ही है, तो मैं बोलूंगा मैं तो 72 में सेल करूंगा, मेरा 1 रुपीज का फायदा है, वो मैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा। और या फिर मान लीजिए उस टाइम में मार्केट का प्राइस चल रहा है 73 और मैं 72 में बेचने का मैंने वादा कर दिया, मतलब मेरा 1 रुपी का नुकसान है, तो मैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाऊंगा। पर ऐसा नहीं है, 1 अप्रैल को अगर आप देखोगे 1 अप्रैल को 76 ही रेट चल रहा है और मैंने 76 में ही बेचने का वादा किया, यानी यहां पर पोटेंशियली फेवरेबल सिचुएशन भी नहीं है, पोटेंशियली अनफेवरेबल सिचुएशन भी नहीं है। सो इसी वजह से यहां पर ना ही डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट बनेगा, ना ही डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा 1 अप्रैल 2001 को, बात खत्म। अब नेक्स्ट कौन सा पीरियड आएगा, रिपोर्टिंग पीरियड एंड कब हो रहा है आपका, 30 जून 2001 को रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है। तो 30 जून 2001 को हम देखेंगे कि क्या हमारा पोटेंशियली फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन है या नहीं, हम देखेंगे। तो हम देखेंगे 30 जून को क्या रेट चल रहा है फ्यूचर का, तो हमने पता किया कि 30 जून को रेट चल रहा है 74 रुपीज। कितना, 30 जून को रेट चल रहा है 74 रुपीज। अब मैंने डॉलर फ्यूचर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 76 में, 76 में डॉलर फ्यूचर सेल किया, और आज के रेट की सबसे कंपेयर करूं, क्योंकि यहां पर भले ही सेटलमेंट नहीं हो रहा है पर हम चेक करते हैं पोटेंशियली हम लॉस में या फायदे में, यानी पोटेंशियल सिचुएशन क्या, भले आज कंफर्म नहीं है पर पोटेंशियली हम चेक करते हैं हम हार में या जीत में, हम ये पता करना होता है। तो मैंने कहा कि मैंने तो सेल किया है 76 में, पर अब रेट जो है 30 जून को 74 हो गया, पर अगर आज ही मुझे सौदा काटना होता तो मुझे बाई करना होता कितने में, 74 में मुझे बाई करना होता, क्योंकि रेट है 74, सेल किया हुआ 76 में, सौदा काटने के लिए बाई करता 74 में, तो यहां पर बाई करता मैं 74 में, यानी मेरा ऐसा होगा नहीं, पर होता तो मेरा 2 रुपीज का क्या फायदा नहीं होता, क्योंकि बाई 74 सेल 76, सेल बड़ा है तो 2 रुपीज का फायदा, और 2 into $100 यानी $200 का ये फायदा नहीं आपका।
तो पोटेंशियली मैं जीत में हूं। मैं कहूंगा कि अगर ये 74.30 सितंबर तक चलता रहा तो 74 में बाई करके सौदा काटूंगा और अल्टीमेटली $2 का गेन होगा। $100 में $200 का गेन होगा, तो $200 मेरा फायदा है। $200 मेरा फायदा है। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो आपने पढ़ा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि जब कभी भी हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा फायदा को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कोई ओसीआई वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, सीधा पीएल में जाता है, है ना। तो यहां पर ये फायदा मेरा कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। मैं एंट्री कैसे करूंगा, मैं दिखाऊंगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट। पैसे तो आए नहीं है, पैसे तो आएंगे बाद में, अभी थोड़ा आए, अभी थोड़ा सेटलमेंट हुआ है। आते तो मैं दिखाता कैश टू पीएल, पर पैसे तो आए नहीं, तो मैं दिखाऊंगा डेरिवेटिव का फाइनेंशियल एसेट बना, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे पोटेंशियली। मिल भी सकते, बाद में नहीं भी मिल सकते, पर आज के डेट के हिसाब से मैं पोटेंशियली ₹200 जीत में हूं, ₹200 जीत में हूं, तो मुझे पैसे मिलेंगे। डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स मेरा बढ़ेगा और मैं पीएल को बढ़ा दूंगा। ये तो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, तो इतना तो आपको पता ही है, पर फिर भी मैंने अच्छे से समझा आपको। तो यहां पर अब देखिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल हम दिखाएंगे 200। एक बार इसको भूल जाओ, 197 को ध्यान मत दो। आप क्या समझना, 200 हम दिखाएंगे, यहां पर ₹200 हम दिखाएंगे, ये हमने समझा। चलिए समझ में आइए, अच्छे से समझ में आए, ₹200 यहां पर दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट का। अब मुझे ये बात बताइए, क्या मैं ₹200 जीत में हूं आज के हिसाब से? यस, मैं आज के हिसाब से 200 जीत में हूं। मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं 30 जून 2001 को खड़ा हूं, और मैं आज के हिसाब से मैं जीत में हूं कि मुझे लग रहा है अगर यही प्राइस सेटलमेंट डेट पे यानी 30 सितंबर को अगर यही प्राइस रहा तो डेट मींस मैं ₹200 जीत के लेके जाऊंगा, यहां से जीत के जाऊंगा मैं से, अगर ये पोजीशन रहा तो। पर आप बताइए, ये ₹200 जो मैं जीत में हूं मुझे आज मिलेगा कि 3 महीने के बाद मिलेगा? मुझे तो 3 मंथ्स के बाद ही मिलेगा। मैं तो पोटेंशियली आज भी जीत में हूं, यानी सेटलमेंट तो 3 मंथ्स के बाद ही होगा। तो 3 मंथ्स के बाद मेरा खरा है, मतलब कहने का मतलब ये जीरो आज मान लीजिए, ये आज 30 जून है और 30 सितंबर को सेटलमेंट होना है, तो मैं पोटेंशियली जीत में हूं ₹200। पर ये ₹200 तो यहां खड़ा है, जो भी सेटल होगा वो तो 30 सितंबर को सेटल होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे पुल करते हैं। हालांकि एसएफएम में हमने प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं हो रही थी, हम कभी भी प्रेजेंट वैल्यू में पुल नहीं करते थे, हम सीधा 200 में दिखा देते थे। तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे। और यहां पर स्टैंडर्ड ने हमें दिया हुआ भी रेट, प्रेजेंट वैल्यू का रेट भी हमें स्टैंडर्ड ने दिया हुआ 6%। तो आप मुझे बताइए अगर 200 30 सितंबर में सेटल होने पर मिलेगा, पर मैं 30 जून को अगर प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूं तो 3 मंथ्स बैक मुझे पुल कर रहा है। 1 ईयर का रेट है 6%, तो 3 मंथ्स का रेट क्या होगा, 1.5%। यानी क्या मुझे 200 को डिवाइडेड 1.015 से पुल करना चाहिए? 1.5% को आप कैलकुलेटर में डालना, आ जाएगा आपका, है ना। जैसे 1 अगर मैं बात करूं, क्या हो रहा है, 1 प्लस 1.5% अगर हम करें आ जाएगा 1.015। तो 1.015 हमारा फैक्टर बना। अब ये ₹200 को मैं डिवाइडेड करूंगा 1.015, मेरा आ जाएगा कितना, 197। यानी अल्टीमेटली कुछ नहीं, ये जो 197 है ना, ये क्या है, ये जस्ट प्रेजेंट वैल्यू में हमने मेजर किया, यानी ₹200 नहीं दिखाया हमने प्रेजेंट वैल्यू में मेजर किया 197। यानी बस ₹200 3 महीने दूर खड़ा है, हम उसे प्रेजेंट में लेके आगे 197 हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये 197 आपका क्या होगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ेगा 197। कैसे, मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, अभी तक हैजिंग शुरुआत ही नहीं किया, बस 5 मिनट लगेगा बाद में हैजिंग समझाने में। फिर आगे देखिए, अब 30 सितंबर आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन का हमें इंतजार था। अब आज के दिन क्या होगा, अच्छे से रेडी होके जाना, आज के दिन सेटलमेंट होना है। आज 30 सितंबर को सेटलमेंट होगा। इस सेटलमेंट वाले दिन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आज हम जीत में या हार में। दिल 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 धक 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 कर रहे हैं, हाँ धक धक तो बहुत ज्यादा कर रहा है। हमने देखा 71 हो गया, रुपी बाय डॉलर कितना चला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, 71। हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कितने में, हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली किया था 76 पे, है ना। अब बाई करेंगे अल्टीमेट, यानी जो पहले हुआ सो हुआ। अब ये सोचिए, अब आप 74 को भी एक बार भूल जाइए, अब एकदम बिगनिंग से सोचिए कि अल्टीमेटली सेटलमेंट क्या होगा। हम जब जाएंगे वहां पर सेटलमेंट करने को, तो हम 76 पे हम बोलेंगे कि सेल का वादा किया था हमने आपको, 6 महीने के बाद आएंगे, 76 में सेल का वादा किया था। अब बाई करके सौदा काटना चाहते हैं, तो बाई करके सौदा काटेंगे किस पे, 71 पे। तो 71 पे सौदा काटेंगे तो अल्टीमेटली ₹5 का फायदा है, और 5 into 100 यानी ₹500 का फायदा है। तो ये ₹500 हम उससे लेके आएंगे। तो क्या हमारा अल्टीमेटली ₹500 का फायदा हुआ? यस, ₹500 का हमारा अल्टीमेटली फायदा हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पूरी की पूरी ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ₹500 का फायदा हुआ, और आज ही तो पैसा मिल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो आज ही मिले, तो पूरा ₹500 का हमारा फायदा है। तो क्या हमें ₹500 प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना चाहिए? पर ध्यान से सुना, हम तो ऑलरेडी 197 रिकॉग्नाइज कर दिया। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, पूरा का पूरा 6 मंथ्स में मैंने ₹500 कमाया, पूरा का पूरा 6 मंथ्स में, जिसमें से फर्स्ट 3 मंथ पे 197 कमाया, जो कि हमने पहले रिकॉग्नाइज किया था। फर्स्ट 3 मंथ पे 197 कमाया, तो आप बताइए ना नेक्स्ट 3 मंथ में कितना कमाया, 303।
मतलब ऑब्वियसली बात है, आपका पूरा कमाई 500 है, पर प्रॉफिट एंड लॉस में तुम पीरियड वाइज दिखाते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स के पीरियड में हमने ऑलरेडी पीएल में दिखा दिया 187, तो बाकी जो कमाया वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कमाया। तो आप बताइए मुझे 30 सितंबर को यानी 3 मंथ्स का पीरियड जो 30 सितंबर को हमारे पीएल में कितना आ जाएगा? 500 माइनस ऑलरेडी पहले जो 197 दिखा दिया, पीएल में जाएगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स हमने दिखा दिया, इन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस हमने दिखाया 303। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने अभी जो आपको समझाया, मैंने आपको अलग अलग से समझाया कॉपर और डेरिवेटिव का। कॉपर में मैंने आपको ये कहा कि एक ही एंट्री लास्ट में होना है, बैंक टू रेवेन्यू, बस बात खत्म। और डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हम उसे रीमेजर करते हैं। तो हमने 30 जून को उसका पोटेंशियली फेवरेबल है हमने देखा, 197 हमने प्रॉफिट दिखाया, पीएल में दिखाया डेरिवेटिव के हिसाब से, और वापस से 30 सितंबर को भी हमने क्या किया, 303 रुपीज हमने पीएल में दिखाया। अब मेरा कहना ये कि 30 जून आपका एक रिपोर्टिंग पीरियड यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट आपका 30 सितंबर नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड की बात हो रही है। हम तो ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि क्वार्टर रिपोर्टिंग हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, आपका सेकंड क्वार्टर हो गया, तो अलग अलग क्वार्टर में जा रहा है। अब ये तो अकाउंटिंग पूरा परफेक्ट है, कब? जब कोई हैजिंग की बात नहीं हो रही। अगर कोई हैजिंग की बात नहीं होती तो यही अकाउंटिंग होता है हमारा। पर अगर आ जाए यहाँ पर हैजिंग, तो यहाँ पर अकाउंटिंग थोड़ा सा बदलेगा। कैसे बदलेगा मैं आपको बता रहा हूं। अब मेरी बात समझिए, अल्टीमेटली क्या क्वेश्चन में वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था? नहीं, उसे तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ही नहीं था। वो ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों एंटर किया? वो मजबूर था बेचारा, वो इसलिए एंटर किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका जो कॉपर का सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर उसका कहीं नुकसान ना हो जाए। रिस्क था उसका, फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सपोजर था, उसे मिटिगेट करने के लिए उसने हेजिंग किया। और हेजिंग का सारा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होता है क्वेश्चन का। तो यहां पर आप मेरी बात समझिए, क्या उसने जो उसे लगता था कि 7600 उसके पास आना चाहिए पर क्या पता कम है, उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था? यस। तो यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था डेरिवेटिव, ये कॉपर से रिलेटेड था, ये कॉपर से रिलेटेड था। तो इसीलिए स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि जब आपका कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है जो कि किसी हेज आइटम से रिलेटेड है, तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करिएगा, इसका जो प्रॉफिट आएगा ना आपका, वो आप उसके साथ ही सेम पीरियड में दिखाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरा प्रॉफिट है ही नहीं 500 रुपीज, ये मेरा यहाँ का जो नुकसान है उसका भरपाई करके दे रहा है। जो कॉपर में मेरा नुकसान हुआ ना 7600 से 7200, उस नुकसान का भरपाई करके दे रहा है देखा जाए तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉफिट उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिस पीरियड में आप अल्टीमेटली जो आपका हेज आइटम है, यानी जो आपका कॉपर आप जिस पीरियड में रिकॉग्नाइज करोगे उसी पीरियड में आपको उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और या फिर अगर आप कॉपर का प्रोपोर्शनेटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते तो वैसा सिचुएशन में प्रोपोर्शनेटली हम क्या करते, अपने डेरिवेटिव का भी जो हमारे इनकम है उसे हम प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करते। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि 30 सितंबर को अल्टीमेटली आपने कॉपर को रिकॉग्नाइज किया। और हेज क्या कहते हैं कि आप इसका रिलेटेड प्रॉफिट को भी क्या करिए, 30 सितंबर को रिकॉग्नाइज कीजिए। ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि आप जब हेज आइटम करोगे, हेजिंग करोगे, तो हेजिंग करते समय ऑब्वियसली बात है कॉपर में तो यही एंट्री होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपने हेज किया है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो आपका फायदा आ रहा है रियल में वो फायदा नहीं है, वो यहां का नुकसान को भरपाई करेगा। और अगर यहां पर नुकसान आ रहा है तो वो नुकसान नहीं है, वो यहां का फायदा का भरपाई करेगा, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए जब आप अल्टीमेटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तभी आप प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करना, तभी आप प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करना। और या फिर आप कहना कि सीधा इससे रिलेटेड जो भी फायदा है घाटा आएगा वो रेवेन्यू से एडजस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू का तो खेल है। क्योंकि 7600 रेवेन्यू होना चाहिए था पर हुआ कितना, 7200। कैसे हुआ? नुकसान का डर था वही तो हुआ, और उसी नुकसान का तो भरपाई ये करके दे रहे। तो इसलिए इसका रिलेटेड प्रॉफिट भी आपका रेवेन्यू में जाएगा उसी पीरियड में। इसी वजह से हम क्या करें पता है, वही सारा कहानी, यानी यहां पर डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल की जगह पे, पीएल की जगह पे हम क्या नाम लिखेंगे, हम एक अलग से हेड बनाएंगे, कैश फ्लो हेज रिजर्व। क्या बनेंगे? कैश फ्लो हेज रिजर्व हम अलग से बनाएंगे, उसे हम ओसीआई में डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं? हम इसे अलग रखना चाहते, हम कह रहे हैं कि सुन सुन ये पीएल का हक नहीं है, ये तो उस कॉपर से रिलेटेड है, ये हेज से रिलेटेड है, तो अभी हम पीएल में नहीं दिखा सकते, हमने अलग से पैसा रख दिया। जैसे कितने में मम्मी होती है, मम्मी कहती है नहीं नहीं ये अलग से मैंने अपने बेटे के लिए रखा हुआ 2 रोटी, ये किसी को नहीं खाना, वो सेपरेट कर दिया, इन्हें पीएल से हटा दिया। वैसे यहां पर ये 193 का जो फायदा उसे अलग कर दिया, कहा नहीं नहीं अभी हम पीएल में नहीं दिखाएंगे, ये अलग से हमने कॉपर के लिए रखा हुआ है, जब कॉपर का वैल्यू रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू तब ये रिकॉग्नाइज होगा। तो इसलिए हम डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल की जगह पे हम क्या दिखा रहे हैं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, और वो ओसीआई में पड़ा रहेगा, साइड में अलग से स्पेसिफाइड रिजर्व में अलग से पड़ा हुआ रहेगा कैश फ्लो हेज रिजर्व के नाम से। सेम वैसे 30 सितंबर 2001 को भी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल की जगह पे ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू कैश फ्लो हेज रिजर्व में पड़ा हुआ रहेगा अलग से रहा। और देखिए यानी अल्टीमेटली आप देखोगे 30 सितंबर को दोनों मिलाते तो 500 रुपीज क्या कैश फ्लो हेज रिजर्व में है। यस।
अब क्या होगा, 30 सितंबर को तो अल्टीमेटली हम कॉपर का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा 500 रुपीज कैश फ्लो हैज रिजर्व से निकाल के हम रेवेन्यू पे डाल देंगे या फिर पीएल में डाल देंगे। हालांकि ये भी तो आपका रेवेन्यू पीएल में जाएगा, तो हम उसे भी पीएल में डाल सकते हैं। और या फिर आप सीधा आप ये काम करना, आप ये जो देखिए आप 30 सितंबर को हम क्या करें, वही कैश फ्लो हैज रिजर्व जो हमारा पुराना इकट्ठा हो रहा था, वो किसके लिए कर रहे थे, कॉपर के लिए कर रहे थे, तो ये कैश फ्लो हैज रिजर्व आपका क्या हो गया, रेवेन्यू में चला गया। और वही अगर मान लीजिए इधर फायदा इधर नुकसान होता, तो कैश फ्लो हैज रिजर्व इधर ओसीआई डेबिट होता, पीएल डेबिट नहीं होता, ओसीआई डेबिट होता। और फाइनली 30 सितंबर को, क्योंकि इसी डेट में कॉपर का सेटलमेंट हो रहा है, इसी डेट में कॉपर हम बेच रहे, तो इसी डेट में हम क्या करते, आपका रेवेन्यू को डेबिट करके एडजस्ट करते। यानी कहने का मतलब ये कि जो इसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी फायदा या घाटा आ रहा है, वो देखा जाए तो डेरिवेटिव का ही नहीं, वो रिलेटेड टू कॉपर है। तो जब कॉपर रिकॉग्नाइज होगा तभी उसका फायदा या घाटा रिकॉग्नाइज होगा। इसीलिए हमने डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटी जो भी होगा वो पीएल में दिखाने की बजाय हम सीएफएचआर यानी कैश फ्लो हैज रिजर्व में दिखाएंगे, ओसीआई के अंदर, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। ओसीआई का मतलब ये होता है उसे होल्ड करके रखो, उसे पीएल में मत जाने दो भी, तो यहां पर हम ओसीआई में होल्ड करके रख रहे हैं। और फिर 30 सितंबर को फाइनली हम क्या करेंगे, उसी सीएफएचआर को यानी कैश फ्लो हैज रिजर्व को हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, इसका एंट्री 2 हो गया, ये काट देता हूं मैं, इसका काम नहीं है, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ ऑलरेडी इसका एंट्री। अब देखिए, अब मुझे पैसे तो मिलेंगे, तो ये जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स डेबिट हुआ है, 193 डेबिट हुआ है, 303 डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हो जाएगा, इसकी जगह में पैसे आ जाएंगे, इसकी जगह में पैसे आ गए, कैश आ गया। यानी अल्टीमेटली अगर आप बोलो कि सर एक बार बैलेंस शीट से समझा दीजिए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फटाफट बैलेंस शीट की हमें आदत है, तो हम फटाफट से एक बार बैलेंस शीट समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉपर का, तो कॉपर तो एंड में 30 सितंबर में रिकॉग्नाइज होगा। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल में, तो डेरिवेटिव का भी कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ। अब 30 जून को देखिए आप, 1 अप्रैल में तो इधर भी कोई एंट्री नहीं, इधर भी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल में तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में डेरिवेटिव में कोई फेयर वैल्यू नहीं था। अब 30 जून को क्या हुआ, हमारा 193 रुपीज का फायदा हुआ था। तो 30 जून को अगर हैजिंग नहीं होता ना, तो हम इधर तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स दिखाते हैं 197 का, और इधर हम पीएल में दिखाते हैं 197। लेकिन जबकि ये रिलेटेड टू कॉपर है, इसी वजह से हम इसे क्या दिखाएंगे, ओसीआई के अंदर कैश फ्लो हैज रिजर्व में रखेंगे 197। हमने अलग से रख दिया, कहा नहीं ये कॉपर के लिए अलग से रख दिया हमने, चलिए ठीक है। फिर वापस से 30 सितंबर आया, उस दिन फिर से हमारा फायदा हुआ 303 का, क्योंकि टोटल 500 का फायदा हुआ। तो हमारा यहां पर इसी में मैं ऐड करके मैं बता दूंगा, टोटल आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स 500 हो गए दोनों मिला के, है ना। हमारा 300 का फायदा हुआ, इसे भी हम पीएल में नहीं दिखाने की जगह पे कैश फ्लो हैज रिजर्व में दिखा रहे। हमने कहा नहीं ये अलग से कॉपर के लिए रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली 500 यहां पर कर दिया। अब क्या हुआ, 30 सितंबर को ही हमने रियल में सेल किया, तो हमारा इन्वेंट्री जो है कम हुआ, और हमने मान लीजिए रेवेन्यू दिखा दिया कॉपर का 7200 जो हमारा रेवेन्यू था, हमने कॉपर का रेवेन्यू दिखा दिया। तो अब वक्त आ चुका है कि ये जो सीएफएचआर में बैलेंस है ना, ये यहां से कट के ये कहां आ जाएगा, रेवेन्यू में आ जाएगा 500 रुपीज। यानी ये अल्टीमेटली जाएंगे तो पीएल में, ये अल्टीमेटली जाएंगे पीएल में, रेवेन्यू जो है ये अल्टीमेटली 500 रेवेन्यू में चला जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड था। तो यहां पर हमने रेवेन्यू दिखा दिया। अब देखिए कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स हमने क्यों दिखाया, क्योंकि पैसा मिला नहीं, मिलेगा तो जब मिल जाएगा तब क्या करेंगे, 500 माइनस कर देंगे, ये नील कर देंगे, और इसके जगह पे कैश आ जाएगा 500 का कैश आ गया। यानी क्या डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह सब कट चुका है। हाँ, और अगर मान लीजिए 7200 भी हमें पैसा मिल गया कैश, एक्सचेंज से कैश हम ले लेंगे, जो हमें $100 मिलेगा 72 में कन्वर्ट करा लिया हमने, तो 7200 तो कॉपर का पैसा आया हमारा, और ये 500 हमारा फ्यूचर सेटलमेंट से आया। तो अल्टीमेटली कितना है, 7700 इधर कैश में, और इधर अगर हम देखें तो इधर आप देखिए दोनों मिला के 7700 हो रहा है आपका, और ये सब तो अपने आप ही कट के, यानी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट जब कट जाएगा जब आपका कैश आ जाएगा। और सीएफएचआर हमने क्रिएट इसलिए किया था क्योंकि वो कॉपर से रिलेटेड है। तो जब कॉपर का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो सीएफएचआर से हम क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, डेट इज रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात है। अगर मैंने ये तो कहा था, अगर आप ये समझे हुए हो, अगर आपको कॉपर डेरिवेटिव अच्छे से आता है, टाइम ज्यादा ले लिया क्या, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, हाँ ज्यादा नहीं, 40 मिनट्स के अंदर होगा आपका। अगर कॉपर और डेरिवेटिव्स आपका जो है, अगर ये दोनों आपको अच्छे से आता है, आपका इसका ट्रीटमेंट तो आपने अच्छे से किया हुआ है, अकाउंटिंग मैंने डेरिवेटिव्स भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर ये दोनों आपको अच्छे से आता है तो हेजिंग में तो कुछ नहीं। हेजिंग में बस इतना ही है कि जो पीएल की जगह पे यहाँ पर ओसीआई बन रहा है, पीएल की जगह यहां पर ओसीआई बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये कॉपर जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा तभी रिकॉग्नाइज होगा। और जब 30 सितंबर को फाइनली कॉपर रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो यहां पर भी सीएफएचआर का बैलेंस यानी ओसीआई का बैलेंस को हम पीएल में डाल देंगे, या फिर डेट इज रेवेन्यू में हम डाल देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एंट्री क्या होगा, फॉर कॉपर हमारा एक ही एंट्री होगा 30 सितंबर को, बैंक अकाउंट या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू। दिमाग में रखेंगे, हाँ एक ही एंट्री होगा कॉपर का, बैंक अकाउंट टू
रेवेन्यू या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू। हाँ, दिमाग में आ गया, सेट हो गया। अब अगर हम बात करें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का, दिमाग में मैं अभी याद कर रहा हूं एग्जाम के लिए। अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे, 1 अप्रैल को तो कोई एंट्री नहीं, 30 जून को एक एंट्री है, फायदा हुआ है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल। हाँ, लेकिन हम तो डेरिवेटिव कर ही नहीं रहे, ये तो हेजिंग है। तो पीएल की जगह भी क्या आ जाएगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व, ओसीए के अंदर आएगा 193 रुपीज, 197 रुपीज। फिर आगे 30 सितंबर को डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल, नहीं, लेकिन ये तो हेजिंग से रिलेटेड है, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू व्हाट, टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। अब 30 सितंबर को जबकि कॉपर का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना ही है ना, 7200, तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, ये जो कैश फ्लो हेज रिजर्व के पैसे हैं 5 मिनट, इसे भी हम रेवेन्यू में एडजस्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व टू रेवेन्यू, बात खत्म है ना। या फिर कैश फ्लो हेज रिजर्व टू पीएल भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इंस्टीट्यूट ने रेवेन्यू लिखा, अभी रेवेन्यू लिखना क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो कैश फ्लो हेज रिजर्व टू रेवेन्यू लिख दिया हमने, और फिर बाद में फाइनली हमें जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा आ जाएगा, तो उसे क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर देंगे। यानी अब आपको मैं रिवाइज कराने के लिए, मैं आपको फटाफट से लिखा रहा हूं, रिवाइज कराने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 30 जून को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूं मैं, 197, ये मैंने 30 जून को लिखा, 1 अप्रैल को तो कोई एंट्री है नहीं। फिर 30 सितंबर को वापस से फायदा हुआ, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू कैश फ्लो हेज रिजर्व मैंने लिखा, ये ओसीआई में आ जाएगा 303। अब ये 30 सितंबर को कॉपर का सेल हो गया रियल में, तो हम कॉपर का रेवेन्यू दिखा देंगे, बैंक टीआर टू रेवेन्यू $7200, $100 और 72 उस दिन का रेट है, तो ये हमने दिखा दिया। अब हम कहेंगे अच्छा, जब कॉपर रिकॉग्नाइज हो ही गया है तो ये सीएफएचआर को भी रिकॉग्नाइज कर दो। तो सीएफएचआर जो है अब आपका ये सीधा रेवेन्यू में चला जाएगा, जो सीएफएचआर में था ना, दोनों मिला के कितना है 500, 5 मिनट, ये आपका रेवेन्यू में चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा भी मिल जाएगा 30 सितंबर को, सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का पैसा आपको मिल जाएगा 500 रुपीज, तो 500 कैश, और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स जो डेबिट किया हुआ था उसे आप रिवर्स कर देना, तो क्रेडिट हो जाएगा, बस बात खत्म। तो यही तो 5 एंट्री है, यही तो 5 एंट्री है, बस ये आपको एग्जाम में लिखना है। इसी को 5 एंट्री को बताने के लिए इतना माथापच्ची किया, इतना समय दिया, तो उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर कट अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि आगे भी फिर मैं मोटिवेटेड रहूं कि इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूं। चलिए, गुड बाय।